हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। सिलेक्शन वाली क्लास का डे सेकंड होगा और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जिस कॉन्सेप्ट से सभी टोटल क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कहाँ से होंगे आप वेरी वेल जानते हैं कि अकाउंटिंग अकाउंटेंसी से भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ बीएसटी से भी क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स से भी होंगे, पेडागोजी से भी होंगे और आपके आईसीटी से भी होंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी यहाँ क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आपका फुल्ली तैयारी फुल्ली यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। इसी चैनल पर हर आपका फ्री ऑफ नोट्स भी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे और वो आपको मिलेंगे हक आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो आप आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब हक आपका टेलीग्राम ऑल्सो। तो वहाँ आपको टोटल जितने भी नोट्स होंगे इजीली प्रोवाइड और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली नोट्स वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल बिलीव करके इस क्लास को देखिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद आपको कहीं और से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी आपकी एक क्लास हो रही है, ज़रूरत पड़ने पर आपकी दो दो तीन तीन क्लास भी दिन में हुआ करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माल की बिक्री के खिलाफ प्राप्त या प्राप्य राशि क्या होती है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स। आपने गुड्स को सेल किया है तो उसके प्रति जो आपको अमाउंट मिलेगा, आप उसको रेवेन्यू रिसीट कहेंगे, कैपिटल रिसीट कहेंगे, या कभी तो रेवेन्यू रिसीट कहेंगे और कभी उसको कैपिटल रिसीट कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहले आप समझिए कि रेवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। देखिए, अगर आप किसी सर्विस को या आप गुड्स को सेल करते हैं, या तो आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, या तो आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, या आप सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो इनको सेल करने से जो भी आपको प्राप्त होता है पैसा, वो होती है आपकी रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, और हिंदी में इसको बोलते हैं आपका प्राप्त, इसको बोलते हैं आपकी कौन सी, राजस्व प्राप्ति। इसको राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। और इनसे अलग अगर आपको कहीं से रिसीट मिलती है, जैसे आपने अपनी ओल्ड मशीन को ही सेल कर दिया, वहां से आपका काम क्या था, गुड्स बनाकर बेचना, लेकिन आपने एक मशीन अपनी उठाई, वो बेकार सी लग रही थी, आपने उसको बेच दिया, वहां से भी आपको पैसा मिल रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। ठीक है, आप उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट बोलेंगे। और आपने उसको प्रॉफिट पर बेचा हो या लॉस पर, वो बात नहीं है, तो लेकिन वो कैसी रिसीट है, कैपिटल रिसीट। तो यहाँ पर जो आपने गुड्स बेचा है वो कौन सा होगा आपका, वो आपका रेवेन्यू रिसीट होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड, तो वो होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स को बेचने से जो पैसा मिलेगा उसको रेवेन्यू रिसीट या राजस्व प्राप्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व प्रकृति का व्यय जो एक से अधिक लेखा अवधि के लिए लाभ देता है, उसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। कह रहे एक्सपेंडिचर बताना है आपको, वो भी कौन सा, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर है, तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन वो जो बेनिफिट देता है कई कई साल देता है, एक साल से ज्यादा तक देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यदि यहाँ पर बात करें तो ये क्या होते हैं, देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके होते हैं जो आपके रेवेन्यू से, मतलब आपके गुड्स से रिलेटेड होते हैं, जो आप गुड्स बना रहे हैं उससे। जैसे आप वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, वेजेस दे रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं। और दूसरा देखिए, ये जो वेजेस या सैलरी होता है, इसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, एक अकाउंटिंग पीरियड में इसका बेनिफिट मिलता है वेजेस का। इस साल की वेजेस जो आपने दी है उसका बेनिफिट आपको इसी साल मिलेगा, नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका खर्चा, जिसका बेनिफिट, जिसका फायदा आपको कई कई साल तक मिलता है। जैसे आप मशीन परचेज कर रहे हैं, आपने मशीनरी परचेज की, आपने फर्नीचर परचेज किया, तो इसका जो बेनिफिट होगा वो मैनी ईयर्स आपको मिलने वाला है, कई साल तक आपको वो बेनिफिट उसका मिलने वाला है। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये ऐसे खर्चे होते हैं, ये अमाउंट इनका बहुत ज्यादा होता है, इनका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट होता है इनका, लार्ज अमाउंट।
और ये लार्ज अमाउंट होता है, इसलिए आप क्या करते हैं, ये खर्चे भी कई कई साल तक बेनिफिट देते हैं, तो आप इनको एक साल में ही रेक्टिफाई नहीं करते, आप इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसमें एक साथ नहीं दिखाते। क्योंकि जैसे कि एक एडवर्टीजमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कई कई करोड़ रुपए लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। अगर आपका छोटा सा बिजनेस है और आपके एडवर्टीजमेंट में आपके 50 लाख रुपए लग गए, तो क्या आप 50 लाख रुपए को पहले ही साल दिखा दोगे खर्चा? तो आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसको मैं 10 साल तक दिखाता हूँ, तो 10 साल का मतलब हर साल 5 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप पहली साल केवल दिखाएंगे 5 लाख का एडवर्टीजमेंट, बाकी कहाँ दिखाएंगे? बाकी जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप इसको दिखा देंगे। यहाँ पर क्या दिखाएंगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट। कितना दिखाएंगे भाई? 5 लाख तो यहाँ होगा, 50 लाख में से 45 लाख आप यहाँ दिखा देंगे। ये अगली साल के लिए आपने रेफर कर दिया, डेफर्ड। तो ये रेफर कर दिया मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये खर्चे ऐसे होते हैं जिसको एक साल में रेक्टिफाई ना करके कई कई साल तक रेक्टिफाई किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, तो इनको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है? पूछा गया है सब फील्ड अकाउंटिंग का कौन सा नहीं है। तो सब फील्ड कौन सा नहीं है? बुक कीपिंग नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। तो जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग के अगर फील्ड की बात करें तो आपका वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है। लेकिन बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक फील्ड ना होकर अकाउंटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, एक जो अकाउंटिंग प्रोसीजर उसका एक पार्ट है आपका बुक कीपिंग। एक बुक कीपिंग कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है आपका आइडेंटिफिकेशन से, और ये खत्म हो जाता है आपका समराइजिंग पर। लेकिन उसके बाद भी आपका, सॉरी, आपका लेजर पर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपका फिर भी अकाउंटिंग चलता रहता है। तो ये क्या था? ये सब फील्ड नहीं था अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है? बिजनेस का ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है? देखिए, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट ऑफ 50,000। आपने 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, किस लिए? रीसेल के लिए, दोबारा बेचने के लिए। भाई ये तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। आपने सैलरी पेड की है या वेजेज पेड की है, जिसका अमाउंट है 10,000 रुपए, तो ये भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ है। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस, आपने अपने ऑफिस का रेंट दिया है, ये भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो गया। परचेज अ एलईडी टेलीविजन फॉर पर्सनल, आपने पर्सनल, अपने घर के लिए खरीद लिया 25,000 का व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खरीद लिया आपने। तो ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हुआ, ये तो ड्राइंग, ये तो आपका क्या हुआ? ये पर्सनल यूज के लिए हो गया, आपने अपने घर के लिए खरीदा है, तो इसका बिजनेस से मतलब थोड़ी ना है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन का कौन सा लाभ है? आप जो लेखांकन करते हैं उसका रिप्लेस ऑफ मेमोरी होता है, सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है, या अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंज, या अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। देखो ये सारी बात अकाउंटिंग के बारे में थी, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है लाभ कौन सा है, तो लाभ है कि इससे रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी हो जाता है। अगर आप कुछ चीज भूल जाते हैं तो उसको आप अपने अकाउंटिंग में अकाउंट से देख लेते हैं कि हाँ भाई किसको आपने कितना दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? तो आपको इसमें देखना है कि आंतरिक उपयोगकर्ता कौन सा नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, या मैनेजमेंट नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर होगा आपका एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय जो होता है, आप समझिए, एम्प्लॉय आपको लगता तो है ये बिजनेस में ही काम कर रहा है, लेकिन ये बेचारा बिजनेस में काम तो करता है, लेकिन इसको इतना अधिकार नहीं होता कि ये अकाउंट डिपार्टमेंट में या ऑफिस में जाए और ऑफिस में जाकर डिटेल अकाउंट को चेक कर ले। ये डिटेल में अकाउंट को चेक नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आपकी कंपनी है तो उसके तो अकाउंट पब्लिश होंगे, तो जब तो नेट पर चेक करता, लेकिन डीपली क्या आकर वो देख रहेगा कि रोज आप क्या अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो नहीं देख सकता। तो ये बेचारा इम- आ, आंतरिक उपयोगकर्ता में शामिल नहीं होता है एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्मित माल की लागत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है वो डिटरमाइन की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है उसको, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। कॉस्ट बताता है आपकी कॉस्ट क्या होनी है, कैसे होनी है, क्या सेटल होनी है, कॉस्ट कैसे सेट होनी है।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट देखता है बिजनेस का, मतलब डिसीजन मेकिंग करता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज ये ह्यूमन की प्रोवाइड कराता है जितनी भी नीड होती है स्टाफ की। तो यहाँ पर जो माल की लागत है वो आपकी लागत मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्वांटिटी वो कौन सी होती है? रिलायबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ कंपेरेबिलिटी, ये भी होता है। ट्रू फेयर रिलायबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी कंपेरेबिलिटी, ये भी होता है आपका सी भी होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? रिलायबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है, कंपेरेबिलिटी नहीं है, या मेटीरियलिटी नहीं है? तो मेटीरियलिटी कोई भी क्वालिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माप की सामान्य इकाइयों और रिपोर्ट के सामान्य रूप का उपयोग बढ़ावा देता है। अगर आप सामान्य मेजरमेंट यूज कर रहे हैं, कॉमन यूनिट यूज कर रहे हैं, तो ये किसको बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा देता है कंपेरेबिलिटी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन सूचना को कौन सी गुणात्मक विशेषता लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रकटित अगर प्रस्तुत करने पर प्रेक्षित होती है? तो वो होती है आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर आप सही रूप से बता रहे हैं तो वो क्या होगी? अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन की प्रक्रिया किसके साथ शुरू होती है और किसके साथ समाप्त होती है? तो देखिए, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग जो शुरू होता है वो आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है। और खत्म कहाँ होता है? कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन पर खत्म होता है। ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या है दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद होती है मेजरिंग, उसके बाद होती है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद होती है आपकी क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद होती है आपकी इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर और वाउचर्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग, जो कॉस्ट है गुड्स की, या लेजर बताएगा, वाउचर बताएगा, या जर्नल बताएगा? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लेजर। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो गुड्स जो आपने बनाया उसकी लागत देखना चाहते हैं तो आपको क्या है? परचेज अकाउंट देखना पड़ेगा। और अकाउंट को क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ लेजर होगा। लेजर से पता चलती है। जर्नल की बात करेंगे, यहाँ जर्नल एंट्री होती है। ट्रायल बैलेंस केवल मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, कोई अर्थमेटिक मिस्टेक तो नहीं है। और वाउचर होता है एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पर आपको कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट पता लगेगा कहाँ से? आपके परचेज अकाउंट से। ठीक है, आपके जो अकाउंट से, जैसे कि आप परचेज में लिखते हैं आपने कितना खरीदा है, तो यहाँ से आपका कॉस्ट का पता चल जाता है। या ट्रेडिंग अकाउंट से आप देखते हैं कि कितनी कॉस्ट आई है, तो ये आपके लेजर से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा पुस्तक में वित्तीय लेन देन दर्ज के आधार पर किसके आधार पर दर्ज किए जाते हैं? जर्नल के, वाउचर के, लेजर के, बैलेंस शीट के? तो वो किए जाते हैं वाउचर्स के। वाउचर्स क्या होते हैं? ये एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शन का। ये बताते हैं कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे आपने किसी से उधार माल किसी से उधार माल आपने बेचा है तो उसको आप क्या देंगे? आप उसको इनवॉइस बना कर देंगे। तो इनवॉइस क्या हो गया? ये आपका वाउचर हो गया। अगर आप किसी को नगद माल बेच रहे हैं, अगर आप किसी को नगद माल किसी से खरीद रहे हैं तो आपको कैश मीमो मिलेगा। तो कैश मीमो क्या है? वो भी आपका वाउचर है। ये बताते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता का नाम बताइए जिसे फर्म का उधार पर वस्तुएं खरीदी हों। डेटर्स होता है, ओनर होता है, सप्लायर होता है, या ऑल ऑफ दिस? तो वो होता है आपका कह रहे हैं कि किराए के नाम बताइए जिससे फर्म उधार वस्तुएं खरीदती है। तो फर्म किससे उधार वस्तुएं खरीदती है? सप्लायर से। वही उधार सप्लाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सूचनाओं का बाहरी उपयोगकर्ता नहीं है, बाहर वाला नहीं है? क्रेडिटर्स, डेटर्स, ओनर, एम्प्लॉय? तो ये होगा आपका ओनर। जो ओनर होता है वो बाह्य बाहरी उपयोगकर्ता नहीं होता, वो इंटरनल होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, यहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का उपयोगकर्ता नहीं है। तो ये तो इंटरनली होगा ना ओनर। ठीक। और एम्प्लॉय को मैंने अभी बताया था, एम्प्लॉय बाहरी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये
ये डीपली अकाउंट को चेक नहीं कर सकते। स्टॉक का मूल्य, स्टॉक वैल्यूड एट, जो स्टॉक आप वैल्यूड करते हैं उसकी वैल्यू देखते हैं। कैसे करते हैं? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू जो भी कम हो, या आप कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू जो भी अधिक हो, या कॉस्ट पर या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, मतलब मार्केट वैल्यू और आपकी कॉस्ट दोनों में से जो भी कम हो उस पर आप कॉस्ट को वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखिए, अगर आपके बैंक में अमाउंट जमा है और आपने जितना जमा था उससे ज़्यादा निकाल लिया तो ये क्या हो गया? कर्जा हो गया, आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी और आपको 1 साल के अंदर ये वापस भी करनी पड़ेगी, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। द नेचर ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? देखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और ओनर बिजनेस का दोनों अलग होते हैं। ये कौन कहता है? आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। और इसके लिए इसका नेचर क्या होता है? ये क्या होता है बिजनेस के लिए? ये लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, मतलब जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, बिजनेस उस पैसे को वापस ओनर को वापस करेगा, तो बिजनेस के लिए ये क्या है? लाइबिलिटी। और हम हमेशा बिजनेस की तरफ से ही देखते हैं किसी भी चीज़ को कि वो लाइबिलिटी है या एसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, तो ट्रेड डिस्काउंट इज शो इन द सेपरेटेड इन द बुक अकाउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया है उसको आप बुक में अलग से दिखाएंगे, या बुक में अलग से नहीं दिखाते हैं, या आप इसको कम कर देते हैं परचेज कॉस्ट में से, या इसमें कहीं नहीं दिखाते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं आपका 1,000 रुपये का आपसे कोई माल लेने आया, आपने कहा भाई ये 1,000 का गुड्स है, उसने कहा नहीं जी मैं इतने का नहीं लगे, आपने कहा चलो ठीक है, आप जो है 200 रुपये कम दे देना इस पर, या हम आपको छूट दे देते हैं। तो ये होती है ट्रेड डिस्काउंट। उसने आपसे कहा ठीक है जी 800 रुपये का मैं इसको ले लेता हूँ, वो जानने वाला था, और उसने कहा भाई 800 रुपये मैं आज नहीं दे रहा, 2 महीने बाद दूंगा। आपने कहा देखो जी हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर आप पेमेंट 1 महीने के अंदर कर दोगे तो हम आपको एक डिस्काउंट और देंगे, 2% डिस्काउंट और देंगे। तो उसने कहा ठीक है, उसने 1 महीने में पेमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पर आप 1% और डिस्काउंट देंगे, मतलब 16 रुपये का और डिस्काउंट देंगे, तो वो कितने रुपए आपको देगा? वो देगा 784 रुपये आपको। 16 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया, ये होता है कैश डिस्काउंट। तो अब आप 1,000 की चीज आपकी 800 में बिकी, तो आप 800 की तो सेल लिखेंगे कितने की बिकी, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो, सॉरी, ऑप्शन आपका क्या सही होगा कि इसको अलग से नहीं दिखाया जाता है, इसका लेखा कहीं नहीं होता है, ऑप्शन आपका बी होगा। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का लेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है, मतलब फिनेंशियल नेचर का नहीं है? किसको आप मतलब उसको पैसे में मेजर नहीं कर सकते? परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, उधार में आपने परचेज किया है, बिल्कुल पैसे में पता चल जाएगा उसका। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, आपने नगद एसेट खरीदे, उसका भी पता चल जाएगा रुपए में। विड्रॉल ऑफ मनी बाय द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया है, उसका भी पता चल जाएगा कितना पैसा था। स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने जो हड़ताल कर दी उसका पता नहीं लगेगा कितने रुपए की हड़ताल है। तो ऑप्शन डी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी क्या था? एक ऐसा वो होगा जिसको आप, ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जिसको आप फिनेंशियल कैरेक्टर का नहीं कहेंगे, उसको पैसे में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? जो सीखने के नियम होते हैं, ये साइको का क्वेश्चन है आपका, वो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, या प्रभाव का नियम। तो देखिए, सीखने के जो मुख्य नियम होते हैं वो तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम होता है। मतलब बच्चा तभी सीख सकता है यदि वो सीखने के लिए तत्पर है, और अगर वो सीखने के लिए तत्पर है तो वो एक चीज का बार बार अभ्यास करेगा तो वो चीज उस पर आ जाएगी, और उसका प्रभाव तभी उस पर पड़ेगा अगर वो बार बार प्रयास करता है। तो ये तीनों नियम हैं आपके सीखने के, लेकिन जो बहु अनुक्रिया का यह रूल, ये आपका कोई भी नियम नहीं है सीखने का। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे के लिए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था उन्होंने, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट बनाया था, आर्मी अल्फा टेस्ट बनाया था, या ड्राइंग टेस्ट बनाया था?
उन्होंने बनाया था आपका जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसलिए बनाया था कि 12 से 16 वर्ष के जो बीच के बच्चे हैं उनका उनका उन्होंने उनके लिए क्या किया था, उनके लिए बच्चों के लिए उन्होंने जलोटा, एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण बनाया था, उन्होंने उन्होंने बनाया था जर्नल मेंटल एबिलिटी, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण किया उनकी मानसिकता की जांच करने के लिए। ठीक है, उन्होंने ये बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के द्वार द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, स्पायरमैन ने, वर्नन ने या ईस्टर्न ने? वो किया था आपके स्पेयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका नाम सर्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? किसको सर्जन शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके गाल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्जनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी अवस्था में आती है ये विद्रोह की भावना? मतलब जो हम कहते हैं उसको बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चों को लगता है कि कहीं ना कहीं वो ठीक है, माता पिता जो कहते हैं उनको नहीं लगता है कि हम सही हैं। तो ये होती है पूर्व किशोर अवस्था, प्री एडोलसेंस। ठीक है, इसमें उनको लगता है कि हम ही सही हैं जो हम कह रहे हैं, या एक वो वीर पूजा बना लेते हैं, किसी को हीरो बना लेते हैं, जो भी वो कहता है उसकी बात वो मानते हैं। वो एक टीचर भी हो सकता है और वो कोई हीरो या कोई अन्य पर्सन भी हो सकता है जिसकी वो बातें मानते हैं। तो इसको बोलते हैं वीर पूजा, मतलब किसी आदमी को अपना वो हीरो बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, तो उसको क्या बोलते हैं अधिनियम को? उसको है PWD एक्ट 1995। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए यहाँ पर जो आईक्यू टेस्ट करने का फॉर्मूला वो है आपका मानसिक आयु अपॉन रियल, जो वास्तविक है, रियल एज, मेंटल एज और रियल एज इनटू 100। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये दिया हुआ है 12 और नीचे दिया हुआ आपका 10 इंटू आपका 100, जीरो से जीरो कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 120। तो आंसर आपका ए 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा थ्री थर्ड कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा? अगर आप उनसे व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे, मतलब सामने खड़े होकर आपको उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, या क्रिएटिव एक्टिविटी देंगे उनको, कोई क्रिएटिविटी देंगे करने के लिए कि बेटा इस क्रिएटिविटी इसको कीजिए, आप उनको कोई टॉपिक देंगे उस पर आप उनसे कहेंगे कि आप कुछ इस टॉपिक पर बनाकर दिखाइए, या उनको कन्वर्सेशन करेंगे, थर्ड क्लास की बात हो रही है, या या उनको आप ड्राइंग देंगे कलर भराने के लिए, क्रिएटिविटी कराएंगे, या एक्टिविटी लेबोरेटरी मेथड उनको लेबोरेटरी में ले जाएंगे। वो तो लेबोरेटरी प्रयोगशाला को समझेंगे भी नहीं इतने छोटे बच्चे थर्ड क्लास के। तो आप उनको ड्राइंग देंगे, आप उनको कोई एक्टिविटी देंगे, आप उनको कोई एक्टिविटी से समझाएंगे, क्रिएटिविटी से समझाएंगे, तो आप क्या देंगे उनको? ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकलन का वह प्रकार जो विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने के लिए विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित होता है, उसको क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं आप रचनात्मक आंकलन, फॉर्मेटिव असाइनमेंट। फॉर्मेटिव असाइनमेंट से क्या होता है कि जितनी छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं बच्चों की वो निकल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का एकमात्र लाभार्थी हो सकता है और उसकी कोई असीमित देयता नहीं होती है? कह रहे हैं ऐसा कौन सा पार्टनर है जो एकमात्र लाभार्थी तो है लेकिन उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती? सीक्रेट पार्टनर, माइनर पार्टनर, या आपका एक्टिव पार्टनर, या स्लीपिंग पार्टनर? तो वो होगा आपका माइनर पार्टनर। ठीक है, ये लाभ में तो हिस्सा लेगा जो 18 साल का कम का है, लेकिन उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, असीमित लाइबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एकल स्वामी एक ऐसा व्यवसाय है जहां निम्नलिखित में से सभी बातें सत्य है एक को छोड़कर। स्वामी का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता है, बिल्कुल अकेला है, जो अधिकार लेगा, जो निर्णय लेगा वो ही लेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लाभ पूरी तरह से स्वामी का होता है, बिल्कुल। स्वामी अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों की सीमा तक नुकसान के लिए उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत सीमा के, हाँ ये होता है। स्वामी धन जुटाने के लिए व्यवसाय में अपना हिस्सा बेच सकता है, नहीं बेच नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी का पेरेंट किसे कहा जाता है, डायरेक्टर को, रजिस्ट्रार को, प्रमोटर को, शेयर होल्डर को? तो वो कहा जाता है आपके शेयर होल्डर को, पेरेंट्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक सीमित से जुड़ी सीमित देयता कंपनी उत्पन्न होती हैं क्योंकि वे अपनी खुद की कंपनी अलग कानूनी इकाई होती हैं, बात सही है। कथन सार्वजनिक सीमित कंपनियां जुड़ी सीमित देयता कंपनियों की उत्पन्न होती है क्योंकि कंपनी आसानी से बैंकों से उधार धन ले सकती है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक कंपनी के गठन के चरण क्या क्या हैं? देखिए, जब आप गठन करते हैं सार्वजनिक कंपनी का तो सबसे पहले आप प्रमोशन करते हैं, और प्रमोशन के बाद आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो यहाँ तो नहीं होगा, तो ये होगा आपका डी ऑप्शन। इनकॉर्पोरेशन करते हैं, प्रमोशन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, और देन बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, मतलब कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी को गठन कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मेशन कंपनी की पूरी कर सकते हैं, ये उसकी प्रोसेस होती है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी कारणों और बहुलता से उल्लेख स्तर दिया है ताकि प्रभावित होती है, यह कथन किसका है? सांख्यिकी कारणों की बहुलता से उल्लेखनीय स्तर दिया है, उल्लेखनीय स्तर दिया है। सांख्यिकी कारणों की बहुल्यता से उल्लेखनीय स्तर दिया है क्योंकि ये प्रभावित होती हैं, ये किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ई, हॉरेस सैक्रिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड। सांख्यिकी परिभाषा, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावना का विज्ञान है, ये किसने किया है? तो ये कहा है आपके बॉडीगेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने की विधि नहीं है? प्राथमिक आंकड़े, देखिए डायरेक्ट इंटरव्यू से आपको आंकड़े मिल सकते हैं, हाँ। इनडायरेक्ट इंटरव्यू से मिल सकते हैं आंकड़े, नेशनल पब्लिकेशन से मिल सकते हैं आंकड़े, नेशनल ये राष्ट्रीय पब्लिकेशन से जो आंकड़े मिलते हैं प्राथमिक संग्रहण में नहीं आता, ये सेकेंडरी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चनरीज मेथड, ये भी डायरेक्ट आपको प्राथमिक होंगे, लेकिन यहाँ है बात प्राथमिक नहीं होते, वो है आपके नेशनल पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, स्टेटिक्स सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ये कहा था आपके बाउले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी नियम जो कहता है कि बड़े समूह से मन गट मन माने ढंग से चयनित साधारण रूप से बड़ी संख्याओं को मदों में बड़े समूह संख्या की विशेषताएं होती है, तो ये क्या कहलाती है? ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो सांख्यिकी नियम कहता है कि जो बड़े समूह की संख्याएं होती हैं वो चयन करने में बड़ी ही मदद देती हैं, और बड़े समूह की विशेषताएं मतलब बड़े समूह की बड़ी ही विशेषताएं होती है, तो इसको क्या कहते हैं आप? तो इसको आप कहते हैं, आपका ऑप्शन बी सही होगा, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकीय नियमितता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का तात्पर्य है, तो सूचना किसको कहेंगे? कच्चे आंकड़ों को कहेंगे, अर्थपूर्ण आंकड़े तथा तथ्य को कहेंगे, या इन दोनों को कहेंगे? इनमें से कोई नहीं, तो सही होगा जो मीनिंगफुल स्टैटिकल फैक्ट्स हैं उनको कहते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति सही अर्थ में है, तो किससे हुई है इसकी उत्पत्ति? लेटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रांसीसी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हुई है लेटिन भाषा के कम्युनिस्ट से, जो लेटिन भाषा के कम्युनिस्ट है उनसे हुई है आपकी कम्युनिकेशन की उत्पत्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था आपके ब्राइमर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में थे ब्राइमर, उन्होंने इसका उपयोग किया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी का प्रथम है, शैक्षिक तकनीक प्रथम है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच किसको कहेंगे? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज फर्स्ट टू ऑल, किसके लिए जरूरी है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, या सभी के लिए? तो हार्डवेयर के लिए जरूरी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हार्डवेयर के लिए जरूरी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसके बाद सॉफ्टवेयर के लिए होगी। तो पहले हार्डवेयर की जरूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है, तो द्वितीय किसके लिए है? पहली तो हार्डवेयर के लिए होगी, तो दूसरी किसके लिए? अभी बताया था मैंने, सॉफ्टवेयर के लिए। तो यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। आप ये देखिए, बहुत कम समय में आपको हमने कितना मैटर दिया है। तो आपसे फिर कह रहे हैं, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इन क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि ये कितने वैलिड है, कहाँ कहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर को उठाकर देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।